गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है पीएम किसान स्कीम। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 8th इंस्टॉलमेंट जो है इस पीएम किसान स्कीम की वो फार्मर्स के बैंक अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर दी है। तो 9.5 करोड़ जो फार्मर्स हैं उनको ये 2,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट जो है वो भी रिसेंटली मिली है। ठीक है, तो ये स्कीम है क्या? ये फार्मर की इनकम जो है उसको बढ़ाने के लिए जो है ये स्कीम लॉन्च की गई थी। डायरेक्ट इनकम सपोर्ट स्कीम ये है, जिसमें क्या है कि 6,000 रुपये जो है पर ईयर फार्मर्स को मिलेंगे। 2,000 2,000 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स में हर 4 महीने बाद बेसिकली। सो ये स्कीम में 6,000 रुपये जो फार्मर्स को मिलने हैं। तो इस स्कीम को 2019 फरवरी में लॉन्च किया गया था गोरखपुर में, यूपी में। कॉमन सर्विसेज सेंटर जो है वहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है उनको एक तरह से ऑथोराइज किया गया है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? शुरू में तो उन्होंने रखा था गवर्नमेंट ने कि जिनके पास 2 हेक्टेयर तक का लैंड है सिर्फ उन्हीं को ही ये स्कीम के बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन फिर जो है जो बीजेपी है उन्होंने अपने पोल में प्रॉमिस किया था, इलेक्शंस के लिए प्रॉमिस किया था 2019 के, कि हम जब पावर में आएंगे दोबारा अगर, तो हम ये पीएम किसान स्कीम के बेनिफिट्स जो हैं वो सारे किसानों को जो है वो उपलब्ध कराएंगे। फिर उसी बेसिस पे जो है सबसे पहला उन्होंने अपना आते ही पोल प्रॉमिस जो ये अपना जो है उसको पूरा किया, और 1 जून को सारे फार्मर को फैमिलीज़ को ये बेसिकली ये स्कीम जो है वो एक्सटेंड कर दी गई। तो सो नाउ इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल फार्मर्स, बट देर आर सम एक्सेप्शंस। जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, जिन्होंने लास्ट अपने असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स पे किया है, या फिर जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, मतलब जो प्रोफेशनल्स हैं, या फिर जो पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं एटलीस्ट 10,000 पर मंथ तक की, उनको जो है ये स्कीम के बेनिफिट्स नहीं मिलते, बिकॉज दे आर कंसीडर्ड एज एफ्लुएंट फार्मर्स। मतलब कि वो लोग रिच फार्मर्स हैं, तो उनको इसके बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बसावत जयंती। तो जो हमारे लॉर्ड बसवेश्वर हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर जो है प्राइम मिनिस्टर ने जो है ग्रीट किया है लोगों को। अब ये जो बसावेश्वर कौन थे? जो लिंगायत सेक्ट है हमारा, खासकर जो कर्नाटका में प्रेवलेंट है, उनके जो है फाउंडर जो है सेंट, वो यही जो है लॉर्ड बसावेश्वर हैं। तो ये 12th सेंचुरी पोएट फिलोसफर थे। इनकी फ़िलासफ़ी जो है वो बहुत फेमस है, कर्नाटका के लोगों को पता ही होगा। कर्नाटका और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा ये है, फेमस हैं ये जो पोएट फिलोसफर। तो इनकी कुछ जो है लाइफ से रिलेटेड जो यहाँ पर मैंने डिटेल्स डाली हैं, सो आप इसको पढ़ लेना। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको लाइफ की डिटेल्स पता हो, बट येस आपको एक बैकग्राउंड पता होगा उनका कि उनकी लाइफ कैसी निकली है, कैसा उनका स्ट्रगल रहा है, फिर उनके आइडियाज़ क्या हैं। वो उन्होंने एक नॉवल फॉर्म में, लिटरेचर फॉर्म में, एक तरह से बेसिकली अपने पोइट्री फॉर्म में जो है वो एक तरह से संगठित कर दिए हैं। ठीक है, तो वचन कहते हैं उनको हम। तो पोइट्री जो उनकी है वो वचन कहते हैं उसको। वो एक पोइट्री फॉर्म में उन्होंने अपने सारे आइडियाज़ जो है वो एक तरह से लिखे हैं। ठीक है, अब उनकी मेन कंट्रीब्यूशन है शरनाज मूवमेंट। अब ये एक रिफॉर्मिस्ट आइडियोलॉजी है जिसका मेन एम है वेलफेयर ऑफ ऑल। सकल जीवत मरीगे लेसु, इसका मतलब है वेलफेयर ऑफ ऑल। ये इनका बेसिक जो है आइडियोलॉजी है कि वेलफेयर ऑफ ऑल इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ शरनास मूवमेंट। फिर उन्होंने 2 ऐसे इनोवेटिव कंसेप्ट दिए थे उस समय पर। आज हम स्टैटिक और डायनामिक को समझते हैं, लेकिन 12th सेंचुरी में इसको समझना वॉज नॉट कॉमन। उस टाइम पर उन्होंने ये स्टैटिक और डायनामिक कंसेप्ट दिए थे जिसका नाम था स्थावर और जंगम। ठीक है, अब उनको कहा जाता है कि वो बॉर्न प्रोग्रेसिव थे। उस समय पर 12th सेंचुरी में किसी को ने सोचा भी नहीं था, तब उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात की थी, तब उन्होंने सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात की थी। फिर वो सोशल इविल्स थे जो हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट वो बहुत जो है वो रिवोल्ट करते थे। उन्होंने जो कंसेप्ट था, टेम्पल का कंसेप्ट था, जिसमें ये कहा जाता था कि प्रीस्ट और रिच पीपल जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को, उसको चेंज करने की बात करी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात करी। वो एक तरह से बेसिकली रिफॉर्मिस्ट थे। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा फोकस जो है रिलीजन का या फिर स्पिरिचुअलिटी का इनर सोल की तरफ होना चाहिए, रादर देन टेम्पल या फिर रिलीजियस सिंबल्स। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने थेम्स रिवर के पास यूके में 2015 में उनका एक स्टैचू भी जो है वो इनॉग्रेट किया था इन यूके बेसिकली। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो असम के जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स अथॉरिटी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया है कि एक रीवेरिफिकेशन प्रोसेस चलाया जाए, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और टाइम बाउंड, क्योंकि हमको बहुत सारी मेजर इरेगुलरिटीज़ दिख रही हैं एनआरसी के प्रोसेस में। अब क्या वो मांग कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इलीगल वोटर्स जो हैं उसको जो है असम के इलेक्टोरल रोल्स में से जो है इलीगल वोटर्स को निकाला जाए, और ड्राफ्ट एनआरसी जो फाइनल ड्राफ्ट अभी जो एक तरह से बन चुका है, उसकी एक बार रिवीजन होनी चाहिए, सो दैट ये जो इलीगल जो है सिटीजन्स हैं या इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको उनकी जो लिस्ट है उसको दोबारा से रिवाइज किया जा सके। अब इशू क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सबसे पहला एनआरसी कब हुआ था? 1951 में। अब इस एनआरसी में होता क्या है कि ये देखा गया कि कौन कौन से इंडियन सिटीजन्स हैं 1951 के टाइम पर, और कौन कौन से सिटीजन्स नहीं हैं जो एक तरह से घुसपैठिए हैं। ठीक है, तो 2013 में जो है ये 1951 का जो एनआरसी हुआ था उसको अपडेट करने का जो है वो प्रोसेस चलाया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड है। मतलब कि जो एनआरसी हो रहा है इसको सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर कर रहा है। दिसंबर 2013 जब यूपीए गवर्नमेंट यूपीए 2 वॉज इन पावर, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि आपको जो है एनआरसी 1951 वाला जो है असम में उसको है अपडेट करना पड़ेगा। फिर 2019 में जो है वो फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश किया गया, मतलब 2013 से लेकर 19 तक ये पूरी एक्सरसाइज चलती रही, और 2019 में फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश किया गया, और उसमें ये पाया गया कि 3.3 करोड़ की जो एप्लीकेंट्स थे उसमें से 19 जो लाख जो हैं 19.06 लाख जो है पीपल, दे आर अनेबल टू प्रूव देयर सिटीजनशिप, और वो नहीं प्रूव कर पा रहे हैं कि वो इंडिया के सिटीजन्स हैं। फिर फाइनल एनआरसी, अब ये तो ये ड्राफ्ट पब्लिश हुआ है ना, जो फाइनल एनआरसी की जो लिस्ट होगी जिसमें पता लगेगा कि कौन कौन से इंडिया के सिटीजन्स हैं, उसको कौन पब्लिश करेगा? उसको पब्लिश करेगा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि रिजेक्शन स्लिप्स जब मिलती हैं, जिसको अब समझ लो कि मैंने अप्लाई किया कि अब एनआरसी क्या है बेसिकली, कि मुझे अपनी सिटीजनशिप को प्रूव करना है असम में। अब मैं अप्लाई करूंगा कि ये देखो मेरे पास राशन कार्ड है, ये देखो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ये देखो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है। अगर मेरी जो है एप्लीकेशन, जो मैं अपने आप को प्रूव करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ का सिटीज़न हूँ, अगर वो नहीं अप्रूव होती है तो मेरी को एक रिजेक्शन स्लिप मिलेगी कि नहीं, हमें आपके कागज़ों पर भरोसा नहीं है, आपके पास एक और मौका है, आप जो है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो है उस पर आप जो है वो एक तरह से अप्रोच कर सकते हो विदिन 120 डेज। जब आपको रिजेक्शन स्लिप मिली है उसके 120 दिन के अंदर आप वहाँ पर अप्रोच कर सकते हो। अगर वहाँ से भी आपको जो है कोई रिलीफ नहीं मिलता है, देन यू आर डिक्लेयर्ड एन इलीगल इमिग्रेंट। एनआरसी का प्रोसेस जो है वो एक डिजिटाइज्ड प्रोसेस है, जो 1951 की जो लिस्ट है उसको अपडेट किया जा रहा है, और इलेक्टोरल रोल्स को भी साथ के साथ असम के जो है उसको 1971 तक के हिसाब से जो है वो अपडेट किया जाएगा। अब देखते हैं ये एनआरसी है क्या। ये बेसिकली एक लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन्स की है जो कि असम में रहते हैं। तो अब ये देखने का एक तरह से, अब असम में क्या हुआ है, असम में बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन हुई है, जो है बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं वहाँ पर। बांग्लादेश की जब वॉर हुई थी तब भी वहाँ पर जो है बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भाग कर आ गए थे। ठीक है, आपको पता है। फिर म्यांमार से भी कई बार बहुत सारे जो लोग आ जाते हैं। तो असम के लोगों में ये बहुत इशू चलता है कि जो इंडियन सिटीजन्स नहीं है वो भी हमारे बीच में रह रहे हैं, तो इनको आप निकाल लो या इनको डिपोर्ट करो, वट एवर, बट ये इनको वोटिंग राइट्स नहीं होना चाहिए बिकॉज दे आर इलीगल। तो इसीलिए डिमांड उठी थी कि 1951 में जैसे हमने एनआरसी की लिस्ट बनाई थी जिसमें हमारे को सिटीजन्स पता लगे थे कि कौन कौन से यहाँ के सिटीजन्स हैं, उस लिस्ट को दोबारा अपडेट किया जाए। तो ये डिमांड जो है वो एक्सेप्ट हुई है, और सुप्रीम कोर्ट का ये प्रोब जो है ये चल रहा है, मॉनिटर ये एक्सरसाइज चल रही है। सबसे पहली जो लिस्ट है वो 1951 में हुई थी, फिर 2015 से लेके जो है अब 2019 तक जो है ये लिस्ट अपडेट की जा रही है, और इलीगल इमिग्रेंट्स को इसमें से निकालने का जो है वो ऑब्जेक्टिव है। बांग्लादेश वॉर के बाद से सबसे ज़्यादा जो है माइग्रेशन हुई थी असम में, बहुत सारे लोग जो है माइग्रेट होकर असम में बस गए थे फ्रॉम बांग्लादेश ऑफ कोर्स। तो उनको आइडेंटिफाई करने का ये पूरा ऑब्जेक्टिव है।
फिर 1979 में क्या हुआ था, जब ये 1971 की वॉर के टाइम पे बहुत सारे बांग्लादेशी बस गए थे वहाँ पर आकर, तो 1979 में एक एंटी फॉरेनर्स एजिटेशन चला, जिसमें कहा कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो उन इलेक्टोरल राइट्स भी लेके बैठ गए हैं, वोटर कार्ड बना लिए उन्होंने, और वो यहाँ पे वोट भी करना उन्होंने शुरू कर दिया है। वो हमारी यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, हमारी सरकारें जो है वो उनको चूज़ करने लग गए हैं, तो उनके पास जबकि ये राइट्स नहीं होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोसेस और उनको हम वीड आउट करें, उन इलीगल इमिग्रेंट्स को हम स्टेट से निकालें। 1985 में एक एंटी फॉरेनर्स एजिटेशन जो हुई ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की, उसी के बेसिस पर यूनियन गवर्नमेंट ने असम अकॉर्ड उनके साथ साइन किए, बिकॉज वहाँ पर बहुत वायलेंट हो गई थी वो मूवमेंट। अब उसी असम अकॉर्ड्स के बेसिस पर एनआरसी होने थे, लेकिन वो गवर्नमेंट्स बहुत टालती रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है दिसंबर 2013 में उन्होंने बोला कि नाउ इट्स इनफ, यू हैव टू डू इट नाउ। ठीक है, अब इसके असम अकॉर्ड के हिसाब से ही जो एनआरसी जो अब चल रहा है, वो असम अकॉर्ड्स के प्रोविजंस के हिसाब से ही एनआरसी के रूल्स बने हैं। अब असम अकॉर्ड में क्या था, उन्होंने कहा कि 1951 तक की तो जो है लिस्ट बनी हुई है, लेकिन 1951 से लेके 1961 के बीच में जो लोग आए हैं उनको जो है 1961 से लेके जो 1971 के बीच में जो लोग आए हैं उनको तो हम जो है बेसिकली जो उनको 10 साल उनको हम सिटीजनशिप तो दे देंगे, लेकिन उनको 10 साल तक का जो है वो वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर 1971 के बाद जो लोग आए हैं उनकी तो सिटीजनशिप ही छीन ली जाएगी, बिकॉज दे आर नॉट सिटीजन्स, वो सब फॉरेनर है और उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो एनआरसी जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स की डेफिनेशन असम अकॉर्ड से ही निकाल रही है कि जो लोग 24 मार्च 1971 के बाद आए हैं वो सब फॉरेनर्स हैं और उनको डिपोर्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो 3 इसमें कौन कौन से वो हो गए कि 1951 से लेके 61 तक के जो लोग हैं वो असम के लोग हैं, 1961 से लेके 71 के लोग हैं वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, फिर 1971 के बाद जो लोग हैं वो सब फॉरेनर हैं और उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। ठीक है, अब जुडिशियल इंटरवेंशन, जुडिशरी ने कैसे इंटरवेन किया इसमें। 1983 में एक लॉ पास हुआ, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1983, जिसको 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया और कहा कि इसके अंदर ऐसे प्रोविजंस है जिसकी वजह से हम इलीगल माइग्रेंट्स को कभी भी डिटेक्ट और डिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो इस लॉ को बाहर जो है वो एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके जो है स्ट्रक डाउन कर दिया गया। 2013 में फाइनलाइज की गई मॉडलिटीज़ की सुप्रीम कोर्ट ने फाइनलाइज किया कि क्या क्या जो है रूल्स फॉलो किए जाएंगे, क्या क्या मॉडलिटीज़ होंगी, उसके बेसिस पर आपको एनआरसी की लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब कैसे अथॉरिटीज़ जो है वो सिटीजनशिप कैसे एस्टेब्लिश करती हैं। सबसे पहले तो कहा जाता है डेटा कलेक्शन। बहुत सारे लोग, अब समझ लो मैं आसाम में हूँ, मैं डेटा कलेक्शन के टाइम पर क्या होगा कि मैं अपने समझ लो राशन कार्ड लेके जाऊँगा, आधार कार्ड लेके जाऊँगा, पासपोर्ट लेके जाऊँगा या जो वोटर कार्ड लेके जाऊँगा, प्रूव करूँगा कि मैं यहाँ का सिटीज़न हूँ और मैं 1971 से पहले या जब भी मैं यहाँ पर आया और मैं एक जेन्युइन सिटीज़न हूँ। या अगर समझ लो मैं 1980s में पैदा हुआ हूँ तो मैं अपने फादर का भी लेके जाऊँगा प्रूफ कि मेरे फादर यहीं पे रहते थे, 1951 के पहले रहते थे, मेरे दादा रहते थे, मेरे परदादा रहते थे, या मेरी एंसेस्ट्री जो है वो यहीं की है, आसाम की। ठीक है, अगर मैं उसको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर गया, उसके बाद जो है वो जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू करेंगी। वो मेरे राशन कार्ड को देखेंगी कि क्या ये राशन कार्ड सही है, क्या जो इसके फादर का राशन कार्ड है वो सही है, क्या जो इसके ग्रैंडफादर का राशन कार्ड है वो सही है। मतलब मेरी पूरी एंसेस्ट्रल ट्री बनाया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, मैं क्या सही फैक्ट्स जो है वो पेश कर रहा हूँ कि नहीं। अगर उस फैमिली ट्री में ये देखा गया कि कुछ गड़बड़ी है और ये सिटीजन्स नहीं लग रहा है, 1971 के बाद आया है, तो मेरे को उस लिस्ट में डाल दिया जाएगा रिजेक्शन की लिस्ट में, और मुझे एक रिजेक्शन स्लिप दे दी जाएगी। फिर समझ लो कि मेरे को ये अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि वी कुड नॉट वेरीफाई दैट यू वर अ सिटीजन बिफोर 1971। उस रिजेक्शन स्लिप को के मिलने के 120 दिन के अंदर अंदर मेरे पास ये ऑप्शन होगा कि मैं फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो है वहाँ पर जा सकूँ और अपनी एक तरह से दलीलें पेश कर सकूँ कि येस आई एम अ सिटीज़न और ये मेरे पास प्रूफ है। अगर मैं वहाँ पर भी नहीं प्रूव कर पाया, देन आई विल बी डिक्लेयर्ड एज एन इलीगल इमिग्रेंट और मेरे को मेरी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी और आई मे बी डिपोर्टेड।
डिपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो इंडिया के पे ही डिपेंड नहीं करता, अगर बांग्लादेश नहीं लेना चाहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए डिपोर्टेशन इज़ क्वेश्चनेबल, लेकिन सिटीजनशिप एटलीस्ट मेरी छीन ली जाएगी बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अब जो लोग एनआरसी में नहीं, जो लिस्ट में नहीं आ पाते, जिन जो रिजेक्ट हो जाते हैं, उनके पास क्या ऑप्शन होते हैं? यही ऑप्शन होते हैं कि उनकी सिटीजनशिप छीन ली जाती है, अगर वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो है उसमें भी अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते। ठीक है, अब ये जो मैं आपको क्राइटेरियाज बताए थे कि 1951 से 61 के बीच वाले जो लोग हैं वो असम के सिटीजन्स हैं, रेजिडेंट्स भी हैं और इंडियन सिटीजन्स भी हैं। 1961 से लेकर 71 के बीच में जो लोग आए हैं वो इंडियन सिटीजन्स तो हैं, लेकिन उनको असामीज़ पीपल के लिए जो सेफ गार्ड हैं वो नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उनको ये सिर्फ माना जाएगा कि यस दे आर इंडियन सिटीजन्स बट दे आर नॉट असामीज़ पीपल। ठीक है, फिर 1971 के बाद जो लोग आए हैं उनको तो ना तो असामीज पीपल माना जाएगा और ना ही उनको इंडियन सिटीजन माना जाएगा, उनको फॉरेनर माना जाएगा, उनको बांग्लादेशी या जो भी उनकी ओरिजिन कंट्री होगी वहाँ पर उनको डिपोर्ट करने का प्रोसेस जो है वो चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये एनआरसी का प्रोसेस है। इसके बारे में आपको बहुत झूठ भी दिखेगा, मीडिया में बहुत झूठ फैलाया जाता है, बहुत सी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसके बारे में झूठ फैलाती हैं। इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस, यू जस्ट हैव टू प्रूव कि आप 1971 के बाद नहीं आए हो, आपको अपने, और एंड आई थिंक एवरी वन कैन प्रूव दिस, आपके पास होते हैं, आपके फैमिली ट्री आप अपनी प्रूव कर सकते हो। तो ये जो है एनआरसी इज़ अ प्रोसेस, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है खुद इसमें इंटरवेंशन की है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री में अगर इलीगल इमिग्रेंट्स रहना शुरू हो जाएंगे तो उस कंट्री में बहुत ज़्यादा जो है टर्बुलेंस हो सकती है। अब सोचो कि साथ वाले किसी देश के सिटीजन्स छुप छुप के हमारे यहाँ पर आके रहने लग जाएं, हमारा वोटर कार्ड बना लें, हमारे सारे रिसोर्सेज पर धीरे धीरे उनका राइट बन जाएगा, हमारी वो गवर्नमेंट्स चेंज करने लग जाएंगे, कभी खुद भी इलेक्ट होके बनने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ ऑफिस भी होल्ड करने शुरू हो जाएंगे, तो हमारी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। इसीलिए फॉर एनी स्टेट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो उनके पास डेटा हो कि उनके सिटीजन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो एनआरसी है प्रोबेबली इसको पूरे कंट्री में चलाना चाहिए, सो दैट वी कैन वीड आउट दोज इलीगल इमिग्रेंट्स हु आर living in our country and being sheltered by our own people. ठीक है, so for the security of the state it is very important that you identify who are your citizens and who are not. ठीक है, so next topic is mice reign. तो ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स एक जो बेसिकली वो एक प्रोविंस है, वहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा प्लेग फैल गया है, माउस प्लेग। तो उसको मारने के लिए एक पॉइज़न दिया जाने की जो है वो, जो वैसे नहीं दिया जाता है लेकिन अब क्योंकि इतना ज़्यादा प्लेग फैल गया है तो गवर्नमेंट ने ऑथोराइज़ कर दिया है कि ब्रोमाइडियोलॉन इसका यूज़ किया जा सकता है। अब ये क्या होता है कि ये पॉइज़न है बेसिकली, इसको जो है रैट का जो एक तरह से ट्रैप होता है, एज अ बेट यूज़ किया जाता है इसको। जब रैट आके इसको खाएगा तो धीरे 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 वो उसके लिवर में एक्यूमुलेट होता रहता है, और जब वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो रैट विल डाई। ठीक है, तो अब ये प्लेग कैसे बढ़ा वहाँ पर, हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया के जो है जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरह से हार्वेस्ट हुआ, मतलब बहुत अच्छा ग्रेन वहाँ पर पैदा हुआ। उससे क्या हुआ कि जो है रोडेंट्स की जो पॉपुलेशन बहुत बढ़ने लगी, क्योंकि उनको खाने को बहुत कुछ मिल गया था। ठीक है, और जो रोडेंट्स हैं, ये जो रैट होते हैं जिनको माइस भी कहते हैं, तो ये माइस की ना बहुत शॉर्ट ब्रीडिंग साइकिल होती है, मतलब कि ये हर 21 दिन में जो है ये बच्चे पैदा करते रह सकते हैं। ठीक है, मतलब ये ब्रीडिंग कर सकते हैं हर 21 दिन में, तो ये बहुत जल्दी जो है ब्रीडिंग कर लेते हैं, और ये कोई ध्यान नहीं देते कि वो क्या खा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ भी खा लेते हैं, उससे क्या होता है कि इनमें बीमारी फैलती है ये प्लेग की, और ये फिर बहुत ज़्यादा फैल जाती है। ठीक है, अब जो है गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करना चाह रही है, गवर्नमेंट माउस बेट्स में, मतलब कि जो उनको, जब भी आप घर पर माउस को पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप एक वो लगाते हो ना माउस जो चूहा पकड़ने वाला, तो उसके अंदर आप कुछ ना कुछ डालते हो खाने को, सो दैट रैट विल एंटर इट एंड इट विल गेट क्लोज्ड। ठीक है, तो जिंक फॉस्फाइड को जो है एज अ माउस बेट यूज़ करने की इसमें बात हो रही है कि उसको स्मेल करके जो है माउस अंदर जो है वो माइस जो है वो अंदर जाएगा और उसको खाएगा और उसको खा के वो मर जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही कंट्रोल करने का वहाँ पर ये स्कीम चल रही है ऑस्ट्रेलिया में।
नेक्स्ट टॉपिक इज सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो गवर्नमेंट जो है उसने रिजर्व बैंक के साथ कंसल्टेशन करके दोबारा से जो है एक ट्रांशे ऑफ सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स जो है वो लॉन्च करने की बात की है। अब इसको बॉन्ड्स को कौन सेल करेगा? आरबीआई जो है वो इसको इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको लेकिन बेचता कौन है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स बेच रहे हैं, कुछ डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस बेच रहे हैं। अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स बेच रहे हैं, उसमें देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट्स बैंक्स जो है वो नहीं बेच पाएंगे इसको, ठीक है। फिर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसको बेच सकता है। फिर कुछ पोस्ट ऑफिस हैं, कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस तक, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का जो एनएससी, और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी जो है ये सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स जो है वो बेच सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया कि अगर कोई जो है ऑनलाइन अप्लाई करेगा और ऑनलाइन पेमेंट देगा तो उसको हम 50 रुपये पर ग्राम जो है इशू प्राइस पर डिस्काउंट देंगे, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी हो सकती है? सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इन्वेस्टर्स जो हैं उनको 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम, और इसको हर 6 महीने में पे किया जाएगा। कौन कौन परचेज कर सकता है? सिर्फ इंडियन एंटिटीज, जो कि इंडिया की एंटिटीज हैं, फॉरेनर्स इसको परचेज नहीं कर सकते, याद रखना, जो कि रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट, ओनली रेजिडेंट, नॉट जस्ट द सिटीजन, मतलब कि अगर कोई इंडियन सिटीजन बाहर रह रहा है, वो एनआरआई है, वो इसको नहीं परचेज कर सकता। सो ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, एचयूएफ्स, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इसको परचेज कर सकते हैं। टेन्योर कितना होता है बॉन्ड का? 8 ईयर्स, लेकिन 5 साल के बाद आप उसको, इस स्कीम को एग्जिट कर सकते हो। अब ये बेसिकली होती क्या है सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम? जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है इसके बारे में, उनको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जब आप गोल्ड परचेज करते हो, समझ लो आज मैंने 10 ग्राम का गोल्ड परचेज किया, और लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि उसकी कॉस्ट आज 30,000 रुपीज़ है। मैंने उसको अपने पास रख लिया। 1 साल बाद या 2 साल बाद जब उसकी कॉस्ट 35,000 हुई, तब मैं उसको बेचूंगा। तो मतलब मैंने क्या किया, उसको अपने पास रखा और 5,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। अब गोल्ड को, जो मैंने गोल्ड को अपने तिजोरी में रखा था, उसको उठाकर आप एक पेपर से रिप्लेस कर दो। मतलब जो बॉन्ड है वो एक कागज़ पे लिखा हुआ है ना कि यस आपके पास 20 ग्राम गोल्ड है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये फिजिकल गोल्ड को रिप्लेस कर दिया सिर्फ गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है। अब गोल्ड बॉन्ड में क्या होगा कि गवर्नमेंट ने समझ लो आपको लिख दिया कि यस 20 ग्राम गोल्ड है। तो 20 ग्राम गोल्ड मतलब मैंने आज 60,000 रुपये में, मतलब 30,000 का 10 ग्राम था ना, तो मैंने 20 ग्राम गोल्ड जो है वो 60,000 रुपये में खरीदा और उन कागज़ों को अपने पास रख लिया। अब इससे क्या होगा कि 8 साल का पीरियड है कि 8 साल तक मैक्सिमम जो है वो इसको होल्ड कर सकता हूँ मैं। ऑफ कोर्स 5 साल बाद मैं एग्जिट कर सकता हूँ, लेकिन 8 साल के बाद जब मैं ये लेके जाऊँगा 20 ग्राम गोल्ड का जो मेरा पेपर, उस टाइम पर जो 20 ग्राम गोल्ड की कीमत चल रही होगी, गवर्नमेंट मेरे को उतना पे कर देगी, ठीक है। अब वो 60,000 की जो मैंने खरीदा है वो हो सकता है कि तब तक जाके 1 लाख का हो गया हो, तो मैंने 40,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया होगा, ठीक है। हो सकता है कि वो 50,000 का हो गया हो, ठीक है। अगर अब इसमें क्या है, अगर आपने वैसे भी गोल्ड खरीदा होता तो भी आपको लॉस होता। अब अगर आपको मतलब वो 60,000 का 50,000 का हो गया तो गोल्ड की वजह से ही लॉस होता आपको। और इस स्कीम में गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली क्या चाह रही है कि फिजिकल गोल्ड की डिमांड कम हो, हम जो है उसकी बजाय जो है ये बॉन्ड्स इशू कर दें, ठीक है। अब नॉर्मल जो आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो, जब आपने अपने पास तिजोरी में रख दिया, वो आपको कुछ कमा के तो नहीं देता ना, लेकिन ये सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये आपको कमा के देते हैं। 2.5% इंटरेस्ट पर एनम आपको मिलता है, ठीक है। तो मैंने अगर 60,000 रुपये का जो है बॉन्ड लिया हुआ है, तो मेरे को 60,000 पे 2.5% पर एनम भी मिलता रहेगा हर 6 महीने बाद, मतलब बेसिकली तो उस मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा इसका। और जो है जब मैं इसको 8 साल कंप्लीट होंगे, तब जो मार्केट वैल्यू उस टाइम पर गोल्ड की होगी, उसके बेसिस पर मेरे को पेमेंट कर दी जाएगी, एंड आई विल बी पेड बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड, ठीक है। अब सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है? आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये मल्टीपल ग्राम ऑफ गोल्ड जो है उसमें ये इशू किए जाते हैं सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स, ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन कितनी है? 500 ग्राम पर पर्सन पर फिस्कल, ठीक है। तो मतलब इसको 500 ग्राम एक पर, मतलब इसको सिर्फ 500 ग्राम पर पर्सन जो है वो खरीद सकता है पर फिस्कल, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन कितनी है? 500 ग्राम पर पर्सन। तो 1 साल में 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं खरीद सकता कोई, अप्रैल से लेके जो मार्च का आपका फिस्कल ईयर होता है। इसको जो है रेजिडेंट इंडियन एंटिटीज़ ही खरीद सकती हैं, ये हमने डिस्कशन कर ही दिया ऑलरेडी, ठीक है। अब इन बॉन्ड्स को एक और फ़ायदा है आपको, ठीक है। जैसे आप
गोल्ड आप अपना एज ए कोलेट्रल यूज़ कर सकते हो लोन्स के लिए, वैसे ही आप बॉन्ड्स को भी एज कोलेट्रल्स यूज़ कर सकते हो लोन्स के लिए, ठीक है। तो बॉन्ड्स को अगर आप यूज़ कर सकते हो, मतलब आपने लोन लेना है तो आप इन बॉन्ड्स को आप गिरवी रख सकते हो कि यस मेरे पास इतने 5 लाख रुपए के बॉन्ड पड़े हैं, और आप उसको उसके बेसिस पर आप लोन ले सकते हो, ठीक है। सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे. We'll meet next time on Monday. Until then, goodbye and take care.